अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो बताएंगे कि पीटीआई की आनियाँ जानियाँ जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। धरना जो दिया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा धरना दिया गया। क्या इन तमाम चीज़ों का मकसद है, उस पर बात होगी। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने आज एक तकरीब से खिताब किया। उसमें उनकी जहाँ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मीम्स बनती हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक खौफनाक बात भी उन्होंने की है जिसके बारे में मेरा ख्याल है ज़्यादा तशवीश बनती है कि पूछा जाए कि आखिर क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया पाकिस्तान ने। सोहराब बरकत की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी है लाहौर हाई कोर्ट ने। अ, ये भी एक अजीबो-गरीब वाक़या है, क्योंकि ये समझ से बालातर है कि बग़ैर किसी केस के आप कैसे किसी शहरी को, सहाफ़ी को यूँ जेल की सलाखों के पीछे रख सकते हैं। और इसके साथ-साथ पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है डॉक्टर्स के हमरा, और साथ ही साथ दीगर कुछ चीज़ें भी चल रही हैं। बैक डोर डिप्लोमेसी की बात हो रही है, डील्स की बात हो रही है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब के प्रोसीजर के हवाले से और उनकी क़ैद तन्हाई के हवाले से अब मामलात काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। और अब ज़ाहिर सी बात है, जब ये खबर खुलकर सामने आई है तो इसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बात हो रही है। आज मुख्तलिफ अखबारात ने इसके ऊपर हेडलाइंस लगाई हैं। बीबीसी ने इसके ऊपर तफसीली रिपोर्ट शाया की है। गार्जियन अखबार ने इस पे बात की है। अल जज़ीरा ने इस पे बात की है। तो मुख्तलिफ जो आपके चैनल्स हैं इंटरनेशनल, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी रेज़ हो रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ आखिर क्या प्रोसीजर किया गया है और उनकी फैमिली से ये तमाम चीज़ें आखिर छुपाई क्यों जा रही हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इस मामले के ऊपर कल पीटीआई की तरफ से एक एग्रेसिव टोन तो नज़र आ रही थी अडयाला के बाहर, और ये कहा भी गया कि जनाब हम एक धरना देंगे तब तक कि जब तक कि किसी मालिज की मुलाकात नहीं हो जाती, हमारी नहीं हो जाती। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि काफ़ी देर तक, रात तक ये लोग बैठे तो सही, लेकिन उसके बाद ये धरना कॉल ऑफ कर दिया गया। 1-2 बजे के करीब इस धरने को खुद ही ख़त्म कर दिया गया और फिर सब लोग वापस खामोशी से चले गए। अब इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है कि या तो पहले इतनी बड़ी-बड़ी बातें ना किया करें, और या फिर अगर करते हैं तो फिर उसको कम से कम पूरा किया करें। कोई चैलेंज तो नज़र आए कि आप लोग कुछ एफ़र्ट कर रहे हैं। असल में मेरी जो अपनी एक थिंकिंग है इसके ऊपर, वो ये है कि धरना इसलिए ख़त्म किया गया कि एक तो कोई बहुत काबिल ज़िक्र वहाँ पे नंबर्स जो थे वो मौजूद नहीं थे। क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियंस थे जिनको ये बाद में कहा गया पार्टी क़यादत की तरफ से कि पहुँचे, उनमें से भी सब लोग नहीं पहुँचे। बहुत कम लोग वहाँ पर मौजूद थे, और उसके साथ-साथ कारकुनान की भी कोई ख़ासी तादाद वहाँ पे मौजूद नहीं थी। कुल मिला के शायद कोई 300-400 बंदा होगा किसी एक वक्त में, अगर मैक्सिमम भी हो। तो ये एक ऐसी तादाद नहीं है कि जिसके ऊपर हुकूमत वक्त के लिए कोई प्रेशर बने। तो सुहेल आफरीदी साहब ज़रूर मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, दीगर बहुत से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर मौजूद थे। इसके अलावा कुछ एमपीएज़, एमएनएज़ भी मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं थी जिससे ये अंदाज़ा होता कि अगर ये लोग ज़्यादा देर बैठे रहे तो हुकूमत जो है वो कोई मुलाकात कराने पे मजबूर हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता? उसके बाद ये होता कि ये लोग बैठे रहते और उसके बाद फिर सुबह हो जाती। तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता? उल्टा ये होता कि जो इनकी सारी एनर्जीज़ हैं, वो भी ख़त्म हो जाती रात के धरने से, और अगले दिन का ज़ाहिर है कि सारा दिन भी वेस्ट हो जाता इसी चक्कर में। तो अब उसके बुनियाद के ऊपर मेरा ख़्याल है कि इन्होंने ये अपना जो रात गए प्लान है उसको चेंज किया और सोचा कि इसको हम जो है सुबह मुंतकिल कर देते हैं, और सुबह जो है हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जाके हम कोशिश करते हैं कि कोई ऑर्डर ले सकें और इमरान खान साहब से मुलाकात हो सके, और अगर अदरवाइज़ हमें कुछ सिचुएशन का सामना करना पड़ा तो फिर वहीं पे धरना दे दिया जाए। इसी मुशावरत के बाद ये फ़ैसला सुनाया गया, और उसके बाद फिर सब लोग जो एमएनएज़, एमपीएज़ इकट्ठे हुए थे, सारी क़यादत ये रात गए धरना ख़त्म करके चले गए। उसके बाद कारकुन काफ़ी मायूस हुए और तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मुझे भी ये समझ नहीं आती कि जो कारकुन बैठ के सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे होते हैं वो खुद तो वहाँ पर होते नहीं हैं मौजूद। तो ज़ाहिर सी बात है, क़यादत में अगर कुछ लोग मौजूद हैं भी तो वो अकेले बैठकर वहाँ पे कर भी क्या लेंगे? तो या तो आप लोग ये समझें कि इस बात को इतराफ़ करें इस बात का कि लोग बड़ी तादाद में नहीं निकल रहे हैं। तो इसका गुस्सा जो है वो फिर अपनी क़यादत पे मेरा ख़्याल उतारने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो ये हो ना कि लोग पहुँचे हुए हैं और क़यादत मौजूद नहीं है। क़यादत में अब कौन है? क़यादत का जब हम वर्ड कहते हैं तो ज़ाहिर है उसमें आपके सुहेल आफरीदी साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं,
बैरिस्टर गौहर साहब तो शुरू से ही मतलब एक यानी साइन करने वाले क़यादत के मेंबर हैं, वरना उन्होंने तो कहीं पे भी कहीं उन्हें ऐसा नहीं आपने देखा कि उन्होंने कोई लीडरशिप दिखाई हो। बाकी जो आपकी मेन क़यादत है वो तो जेल में है या तो वो मफरूर है। तो आप और किसको क़यादत कहते हैं ये मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन ये है कि जो ये 2-3 मेन लोग हैं ये तो बहरहाल वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद जो बाकी एमएनएज़, एमपीएज़ हैं, हाँ, उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि वो लोग क्यों नहीं आते, लेकिन अगर वो सब भी आ जाते तो फिर भी 700-800 लोग हो जाते। उससे भी क्या हो जाता। तो कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त फाशिस्ट रजीम मुसल्लत है, उनके लिए तो इवन 8-10 हज़ार भी लोग हों तो उनको डिस्पर्स करना, उनके ऊपर एक ब्रूटल किस्म का तशद्दुद करना, ये कोई बड़ा मसला ही नहीं है। तो अगर इनको आपने सरेंडर करना है तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो बहुत बड़ी तादाद में कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हों, तो फिर आप सोच सकते हैं कि जनाब इनके ऊपर कोई प्रेशर आए, वरना छोटी मोटी तादाद पे तो वो कोई भार ही नहीं लेते और हाथ उनके वैसे खुल चुके हुए हैं। अब उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है कोई डंडा वरना मारना है या कोई किसी को गिरफ्तार करना है और फेंटी लगानी है, कुछ भी करना है, वो तो आप देखते हैं कितना ब्रूटैलिटी से वो कर लेते हैं। तो वो उनके लिए कोई इशू ही नहीं है। तो अगर ये क़यादत आ भी जाती, इनमें से कुछ लोग और गिरफ्तार भी हो जाते कुछ दिनों के लिए, फिर छूट भी जाते, तो भी क्या हो जाता। कहने का मकसद ये है कि तनकीद तो सब लोग अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी को भी देखना पड़ता है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि वहाँ पे बड़ी तादाद लोगों की मौजूद नहीं थी। मैं ये नहीं कह रही कि इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब मकबूल नहीं है या ये कि लोग इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कोई परेशानी का शिकार नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि लोग, एक तो रात का वक्त था जिस वक्त ये सारा मैसेज गया है, उसके बाद फिर जाहिर है जो जाने वाले होते हैं उन्हें भी पता होता है कि या तो गिरफ्तार हो जाएंगे या उठ के खाली हाथ ही वापस आएंगे ये लोग, तो जिस तरह से शो करें तो एक डिसअपॉइंटमेंट भी है, उस वजह से लोग नहीं वहाँ पे पहुँचे हुए होते। और अल्टीमेटली जिस तरह से मैसेज भी ज़ाहिर है, ये ऐसे तो नहीं होता कि कोई चुटकी बजती है और एकदम लोगों का कोई सैलाब आ जाता है। ऑफ कोर्स एक पूरी तंजीम होती है, उसके पीछे पूरा अरेंजमेंट होता है, उसके साथ ही लोगों की तादाद आती है, कारकुन आते हैं। और आम लोग अगर किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनते तो उस वक्त तक तो आप ये सोच नहीं सकते कि कोई तादाद जो है वो हज़ारों से लाखों में जाएगी, क्योंकि किसी भी जमात के कारकुन जो हैं वो हज़ारों में ही हुआ करते हैं आमतौर पर, और ख़ास तौर पर ऐसी जमात जिसके कुछ कारकुन तो अब बेचारे वैसे ही अभी तक जेलों में मौजूद हैं, हज़ारों कारकुन जेलों में मौजूद हैं, और जो हैं बेचारे वो भी बचते फिर रहे हैं, कहीं कभी कभी पकड़े जाते हैं, कभी किसी वक्त छापे पड़ रहे हैं, तो ये सब भी चल रहा है उनके साथ। तो कारकुनों की जो स्ट्रेंथ है ऑफ कोर्स उसके ऊपर फ़र्क पड़ा हुआ है, और आम लोग जो हैं वो अभी तक उस तादाद में उस तरह बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये वो चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको एक डिफरेंस नज़र आता है। जहाँ पे आम लोग निकलते हैं, आम लोग भी हिस्सा बनते हैं, वहाँ पे आपको तादाद नज़र आती है, जैसे कि सुहेल आफरीदी के कराची के, हैदराबाद के दौरों में। तो ये आपको एक डिफरेंस जो है वो समझना पड़ेगा। बहरहाल जी, ये लोग वहाँ से धरना ख़त्म कर गए और उसके बाद प्लान के मुताबिक ये लोग आज सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याह्या अफरीदी साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन याह्या अफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के साथ की तरह नहीं मिले। और उसके बाद काफ़ी देर ये लोग वहाँ मौजूद रहे। सरदार लतीफ़ कोसा साहब ने रजिस्ट्रार से मुलाकात की कोशिश की, उनकी तरफ से भी कोई उन्हें यकीन दहानी नहीं कराई गई। उसके बाद ये लोग जुम्मा पढ़ने चले गए, फिर जुम्मे के बाद आके दोबारा धरना दे दिया। फिर वहाँ पे मीडिया टॉक्स होती रहीं कि हम अभी आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट आना चाहते थे, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है कि आज भी इनका ये दिन सारा ज़ाया ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगना तो दूर की बात है, कोई मिलने के लिए भी तैयार नहीं है, और चीफ जस्टिस साहब के पास वैसे ही क्या पावर्स हैं। तो इसमें सिवाय एक वेस्टेज ऑफ टाइम है अदालतों में जाना, क्योंकि अदालतें जो हैं वो अब एक इंसाफ का कब्रिस्तान बन चुकी हैं, और कब्रिस्तान में जब आप किसी से मिलने जाते हैं ना, तो आगे से आपको जवाब नहीं आ रहा होता, आगे से आपको कोई मिलने के लिए सामने मौजूद नहीं होता। तो ये ऐसी ही अदालतें हैं, चाहे आप हाई कोर्ट चले जाएं, कई दफ़ा ये लोग गए हैं सरफराज डोगर से मिलने के लिए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें मिलना तक गवारा नहीं किया। इसी तरह से ये आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको बस इतना ही काफ़ी है कि उनके नाम के साथ टाइटल उन्हें क्या मिला हुआ है और उनको मुराद मिल रही हैं, बाकी उनकी सुप्रीम कोर्ट उधेड़ कर रख दी गई है, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहने का मकसद ये कि आप कब्रिस्तान में चले जाएं या पाकिस्तान की अदालतों में चले जाएं, एक बराबर बात है, इंसाफ आपको कहीं से नहीं मिलना। आप अकेले ही सर पटक पटक के अपना दिल हल्का करके कोई शायद रो धो के आ जाएंगे, बाकी यहाँ से अगर आप ये समझें कि कोई इंसाफ मिलेगा तो वो तो नहीं होने वाला। अब यहाँ से बात जो है वो आगे बढ़ती है, और
फ़िलहाल तो ये धरना है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अब ख़ुद पीटीआई की क़यादत के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि भाई आपने ये धरना आनियाँ जानियाँ ये कब तक चलानी है। अभी तक तो हमें यही दिख रहा है कि ये मुलाकात नहीं करा रहे, और इसके लिए अगर कोई आपको बैकडोर डिप्लोमेसी करनी पड़ती है तो आप उसकी तरफ भी सोचें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है बैरिस्टर गौहर साहब ने डॉक्टर्स के साथ, और उन्होंने भी ये बातें की हैं कि मुलाकात होनी चाहिए, रिक्वेस्ट भी की है, सारा कुछ किया है। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं कि अभी तक कोई बैकडोर उस तरह की यकीन दहानियाँ हुई नहीं हैं कि जी आपकी मुलाकात हो जाएगी। और असल बात जो है वो यही उनकी तरफ से सामने आती है कि 8 फरवरी के बाद ही मुलाकात होगी। अब ये लोग सिर्फ इस बात पे तैयार हैं कि सिर्फ और सिर्फ मालिज से मिलने दिया जाए, और ये भी गारंटी दे रहे हैं कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, सिर्फ उनकी जो सेहत है उसके हवाले से एटलीस्ट सारी चीज़ें सामने आ जाएं और वो उनके कोई भी एक पर्सनल मालिज को आप भेज दें। ये मेरा ख्याल है काफ़ी जायज़ और काफ़ी एक कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म का पीटीआई ने मौक़िफ़ लिया है, जो कि ठीक है वक्ती तौर पर, कि इसलिए क्योंकि अगर वो बिल्कुल उस पे जाए कि नहीं जी सब ही जाएंगे और सब ही मिलेंगे, तो वो तो बिल्कुल ही नाम एक एक्सेप्ट होने वाला उनका मुतालबा होगा। तो उन्होंने अपने मुतालबे को एक लीस्ट पोजीशन पे ला के रखा है कि एटलीस्ट आप ये कर दें। इसके बावजूद भी अभी तक कोई इसके अंदर पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। अब ये ख़बरें कल आ रही थी, मालिक साहब ने इनफैक्ट ये ख़बर दी अपने प्रोग्राम में कि जनाब पीटीआई को ये ऑफ़र की गई है हुकूमत की तरफ से कि आप जो है पार्लियामान में वापस आ जाएं, कमेटियों में वापस आ जाएं और पार्लियामान को एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चलने दें, और अगले साल हम थोड़ी बहुत बात इमरान खान की रिहाई के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इलेक्शन कमीशन भी मुशावरत से लगा सकते हैं, और इलेक्शन भी इवन 1 साल पहले हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान आप कोई एक्टिविटी सियासी और एहतजाज या ये वो चीज़ें नहीं करेंगे और अपनी पार्लिमानी सियासत करें। मालिक साहब की इस खबर पे ना तो मुझे यकीन है और ना ही कोई और इसकी तस्दीक करता हुआ नज़र आ रहा है। मुनीफ फारूक साहब ने तो उसी वक्त एक ट्वीट कर दिया कि ऐसी कोई ऑफ़र मौजूद नहीं है। आज मैं देख रही थी 2-3 वज़रा की तरफ से भी ऐसे ट्वीट्स आए हुए थे कि ऐसी कोई ऑफ़र पीटीआई को नहीं की गई, और हालात भी यही दिखा रहे हैं कि ऐसी कोई ऑफ़र नहीं की गई। आप ये बात कर रहे हैं कि जी वो 1 साल पहले इलेक्शन करा लें, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये इस असम्बली की मुद्दत ही बढ़ा लेंगे कि अगला इलेक्शन टाइम पे भी नहीं इन्होंने करवाना। इनकी कोशिश ये होगी कि उससे भी ज़्यादा आगे चले जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन में फिर उन्हें नए सिरे से सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म 47 चलाने पड़ेंगे, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, और कौन इनका रास्ता रोकने वाला है। आराम से एक तरमीम करेंगे और इसी सेटअप को कंटिन्यू कर लेंगे, तो कौन उनकी टांग तोड़ सकता है। तो बात ये कहने की कि उन्हें इन चीज़ों का पता है, इसलिए ये सोचना कि ये खुद अपने तौर पर इतने अच्छे बच्चे बन जाएंगे अचानक कि चलो भाई हम करवा लेते हैं इलेक्शन के, मुल्क का बहरान जो है वो हल हो जाए, अच्छा भाई चलो हम अगले साल इमरान खान को भी बाहर निकालने का सोचते हैं, तो ये आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में नज़र आ रहा है कि उनको पता है कि ये तमाम चीज़ें किसी भी तरह क्या हुकूमत को सूट करती हैं, और जब नहीं उन्हें करती तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो ऐसी कोई ऑफ़र जो है वो पीटीआई को करेंगे। और अगर किसी ने ये बातें की भी होंगी तो मेरा ख्याल है हमें बस ब्लफ ही खेला होगा, इसमें कुछ और ऐसी सदाकत या नीयत नज़र नहीं आती। इसके अलावा जी आज की एक अहम ख़बर जो है वो ये भी है कि जो सोहराब बरकत साहब हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। और मैंने पहले भी इससे पहले चंद दिन पहले ये बात कही थी कि 2 महीने से ज़्यादा हो चला है इस नौजवान सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया हुआ है, और कोई एक प्रॉपर केस आप कहें या कोई खुला जुर्म कहें कि जी इस केस में ये पेशरफ्त हो रही है, इस तरीके से कोई ऐसी ओपन बात नहीं है। जिस केस में उन्हें पकड़ा गया था उसमें ज़मानत हो चुकी थी, उसके बाद पता नहीं कौन से हिडन केसेस हैं जिसके ऊपर खुद एनसीसीआई ये कह रहा है कि उनके सामने चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़मानतें नहीं मिल रही हैं। और अब हाई कोर्ट से ऐसे अजीबोगरीब किस्म के मामलात के ऊपर भी ना ज़मानत का मिलना बहुत अजीबोगरीब वाक़या है। लेकिन बहरहाल असल बात यही है कि जो फ़ैसले हो चुके हैं उसमें हार्ड स्टेट तो भाई ऐसी ही नज़र आ रही है। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं हार्ड स्टेट का मतलब क्या, एक लॉलेस किस्म की स्टेट बन गया हुआ है, क्योंकि अब नज़र क्या आ रहा है, नज़र ये आ रहा है कि जो लोग गिरफ़्तार हैं या जो इनके हत्थे चढ़ गए हैं, वो तो ऐसे लग रहा है कि वो कोई प्रॉपर कैद में नहीं है, कोई कानून की कैद में नहीं है, बल्कि वो जैसे अगवा हुए हुए हैं। जैसे मुग़वी लोगों के साथ होता है ना कि आप उनके रहमो करम पर होते हैं कि जिसने आपको पकड़ा हुआ होता है, और जो अगवाकार होता है उसके ऊपर तो कोई कानून नाफिज नहीं हो रहा होता। बिल्कुल यही सूरत हाल इस वक्त रियासत में मौजूद सियासी कैदियों की हो चुकी है। अब आप देखिए कि इमरान खान जो है, क्या आप कह सकते हैं कि ये कोई कैदी है? भाई वो तो एक अगवाशुदा शख्स लग रहा है कि जिसको जब दिल करता है वो आके सारी 2 महीने से मुलाकातें बंद करा के बैठे हुए हैं, किसी से मिलने नहीं दे रहे। जिससे जब दिल करता है कि उसको जो है उठा के अस्पताल ले गए, कोई टीके लगा के वापस ला के रख दिया उसको।
تو آپ نے اس کو بالکل اس طریقے سے پکڑا ہوا ہے کہ جیسے وہ کوئی اغوا شدہ شخص ہے جس کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ کیا آپ کا قانون اس بات کا آپ کو اجازت دیتا ہے، اس بات کا حق دیتا ہے کہ آپ اس کی ملاقاتیں بند کر دیں؟ تو یہ کون سے قانون کے تحت ہے؟ اور جب کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اغوا ہیں۔ اور یہ صرف عمران خان کی حد تک نہیں ہے، آپ باقی بھی کیسز میں دیکھ لیں، کیونکہ قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ آپ کے کیسز عدالتوں میں لگیں گے، آپ کو کھلی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح سے قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ آپ کی اپیلیں بھی سماعت کے لیے لگیں گی۔ اگر آپ 70 سال سے عمر زیادہ ہے تو آپ کو پرائرٹی بیسس پر ضمانت کی درخواستیں سنا جائیں گی۔ سنی جا رہی ہیں؟ نہیں سنی جا رہی۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے قانون میں تو کہ ریگولر سب کی ملاقاتیں ہوں گی اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، جب دل کرتا ہے کسی کی کرا دی جائے، جب دل کرتا ہے نہیں بند کرائی جاتی، بند کر دی جاتی ہیں، تو یہ بھی آپ کی ایک شک پوری نہیں ہو رہی۔ اسی طرح سے قانون کے مطابق طبی امداد وہ بھی آپ کے اپنے سیٹسفیکشن لیول تک وہ آپ کی جو ہے وہ ہر صورت آپ کو ملنی چاہیے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام جو سرکمسٹانسز ہیں یہ کسی ایک شخص کی حد تک محدود نہیں ہیں۔ آج شیریں مزاری صاحبہ نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا سے ان کی فیملی کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اب ان کو بھی 5-6 دن ہو چکے ہیں گرفتار ہوئے ہوئے، لیکن ان کی فیملی بھی نہیں مل پا رہی، تو وہ بھی اغوا ہیں۔ اب یہ سہراب برکت ہیں، تو ان کی فیملی اگر مل بھی پا رہی ہو تو بات وہی ہے کہ ان کے کیسز نہیں جلدی لگ رہے اور ان کے سامنے وہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ آپ یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری صاحب، محمود الرشید صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب اس طرف چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہی ہے، سارے ٹرائل جو ہیں ان کے جیل ٹرائل ہوئے ہیں۔ کیوں جیل ٹرائل ہوئے ہیں؟ کیوں انہیں کھلی عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا؟ اور پھر اس کے بعد اب ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، وہ 70 سال سے زیادہ ایج کے بھی ہیں لیکن ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس ملک میں ایک لا لیسنس کا ایسا ماحول ہے کہ جس کے اندر آپ عدالتوں کو صرف قبرستان ہی کہہ سکتے ہیں، جو کہ اس لا لیسنس کے اوپر کوئی آپ کو پریشان نہیں دکھائی دیتی، کوئی سٹیپ اٹھاتی نظر نہیں آتی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آج ایک خبر یہ بھی میری نظر سے گزری کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب معیشت ہمیں بڑی مشکل سچویشن میں ملی، ہم نے پوری کوشش کی کہ جو پاکستان ہے وہ ڈیفالٹ نہ ہو، اور اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی، ہم بڑے ملکوں میں گئے اور ہم نے جا کے اپنے دوست ممالک کے سامنے ترلے ڈالے، انہیں کہا کہ جناب ہمارا دیکھیے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح سا گیپ ہے اور انہوں نے ہمیں آپ اتنے ملین ڈالرز جو ہیں وہ دے دیں، اور پھر انہوں نے ہمیں وہ ان کی بڑی مہربانی کہ وہ دیے، لیکن یہ بڑا آپ کو پتہ ہے کہ مشکل کام ہوتا ہے، اپنی عزت نفس کو، اپنی سیلف رسپیکٹ کو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہاں پہ یہ بات بھی کی کہ ہمیں اس کے جواب میں کافی کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ پوچھا جائے ان سے کہ آپ نے آخر لوگوں سے اگر پیسے لیے اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، معیشت بھی بہتر ہوئی ہے۔ معیشت کو یہ بہتری اس طرح کہتے ہیں کہ قرضے مل جائیں اور آپ کے پاس قرضوں کی صورت میں پیسے نظر آ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی معیشت بہتر ہو گئی، کیونکہ یہ خود منہ سے مان رہے ہیں کہ معیشت تو بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی چیزیں ٹھیک طرح سے اس طرح نہیں ڈیلیور کر رہی جیسے ہونی چاہیے۔ آج میں یہ خبر پڑھ رہی تھی کہ کوئی پاور لومز جو ہیں وہ اور بند ہو رہی ہیں فیصل آباد کی، جس کی وجہ سے مزید کوئی 50,000 سے لاکھ تک جو مزدور ہے آپ کا وہ بیچارہ بے روزگار ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ آ کے ڈھنڈورا پیٹیں کہ ہم نے معیشت سنبھال لی ہے، تو کون اس بات پہ بلیو کرے گا؟ آپ نے صرف یہ کیا کہ آپ نے قرضہ پکڑا ہے اور قرضہ پکڑ کے آپ دکھا رہے ہیں کہ جی ہماری معیشت بہتر ہو گئی۔ اچھا خود پھر مان رہے ہیں کہ جو ہم قرضہ پکڑ رہے ہیں اس کی بدلے میں ہمیں کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ بھی بتایا جائے کہ پھر آپ کون سی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر کے آئے ہیں۔ اگلے ہی لمحے یہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اب عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی خود مان رہے ہیں کہ جب ہم قرضہ مانگنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ خود ہی تضادات سے بھرپور قسم کی یہ ایک تقریب میں ان کی تقریر تھی، جس میں خود اس بات کا اعتراف ہے کہ 4 سال سے اب آپ لوگ موجود ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے جو باقی کے ٹینور کے ٹائم تھا 1.5-2 سال وہ، اور اس کے بعد ابھی آئے ہوئے آپ کو تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں۔ تو اس پورے 4 سال کے پیریڈ میں آپ لوگ نہیں معیشت کو سنبھال سکے، تو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ اس بنیاد کے اوپر آئے تھے عمران خان کو ہٹا کر کہ جناب عمران خان معیشت خراب کر رہا، تو آپ نے آ کے اس سے بھی زیادہ برا حال کیا ہے۔
اور اس کے بعد یہ کہ عمران خان تو صرف 3 ساڑھے 3 سال اس ملک کا حاکم رہا، اس سے پہلے سے آپ اشروں سے جو ہیں اس ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود آج آپ ہمیں آ کے یہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں مانگنا پڑتا ہے کیونکہ ہم سے معیشت نہیں اپنی سنبھالی جا رہی۔ تو پھر آپ لوگ آخر کس کھیت کی مولی ہیں؟ آخر آپ کا فائدہ کیا ہے؟ آخر کون ہیں آپ لوگ اور کیوں اقتدار کے اوپر مسلط ہیں؟ نہ آپ کو کسی نے ووٹ دیے ہیں، نہ آپ ووٹ کے باوجود آنے کے باوجود بھی کچھ پرفارم کر سکے ہیں، تو پھر آخر آپ لوگ کیوں ہیں؟ یہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور منہ سے پھر آپ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ ہماری اس وقت کے حالات ہیں، اور یہ آگے بھی کوئی سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، سوری ٹو سے۔ میرا خیال ہے کہ یہ انہی کو اب مبارک ہوں، دیکھ لیں ان کے کارکردگیاں بھی کہ یہ لوگ کیا پرفارم کر رہے ہیں، اور اس سے ان کو بھی جو نیک نامی مل رہی ہے وہ بھی دیکھ لی جائے، میرا خیال ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔